सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे इस बार जनगणना के साथ ही जाति गणना कराए जाने के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पर राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी के बाद अब सरकार ने जनगणना कराए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके अलावा इस बार जनगणना में जाति जनगणना भी की जाएगी। माना जा रहा है कि जाति जनगणना के बाद आजादी के बाद से अभी तक विकास में पीछे रही जातियों के विकास के लिए नीति बनाने में आसानी होगी। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना का क्या असर होगा, प्रदेश की राजनीति में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, जनगणना के साथ ही इस बार जाति जनगणना का फैसला किया गया है। मौजूदा वक्त में कितना महत्वपूर्ण है, जिस तरह से इसको लेकर देश में राजनीति हुई और अब फैसले के बाद क्या असर देखने को मिलेगा? जाति जनगणना इसके पहले भारत में आजादी के पहले हुई थी। इधर बीच में ये देखा जा रहा था कि सभी राजनीतिक दल इसकी मांग उठा रहे थे और इसकी मांग उठाने के पीछे उनका लक्ष्य था सरकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं के पुनर्वितरण के हेतु। तो उस परिस्थिति में सरकार के ऊपर भी बहुत दिनों से ये दबाव था और सरकार से मांग भी कर रहे थे सब लोग, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, इसके अंदर से भी जाति जनगणना के लिए आवाज उठ रही थी। उल्लेखनीय है कि इनके जो सहयोगी हैं जेडीयू के, वो पिछली बार एक कमीशन या कुछ ऐसा बना करके बिहार में एक सर्वे कर रहे थे। अब वो इस समय रूलिंग अलायंस का हिस्सा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो रूलिंग अलायंस है उसमें भी ये दबाव था कि जाति जनगणना हो। ये एक तरह से इनको करना था, पर इसका समय इनको ही निर्धारित करना था। और जब राष्ट्रीय जनगणना का प्रश्न उठा तो इन्होंने जाति जनगणना को उसमें चिन्हित किया और उसके लिए इन्होंने अनुमति प्रदान की। सर, लेकिन जिस तरह से देश की राजनीति में इस फैसले के बाद अब सियासत तेज हो गई है, बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं, अगर यूपी में देखें तो 2027 में यहाँ पर भी चुनाव होना है, तो आप इसे फिर कैसे देखते हैं? इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जाए या फिर ये दोधारी तलवार है? जिस तरह से हम देखते हैं कि मंडल वाली राजनीति इस देश में हुई, तमाम विरोधाभास भी देखने को मिले देश की राजनीति में। देखिए, ये तो अगर मान लीजिए इस समय की सरकार न करती तो भविष्य में कभी कोई दूसरी सरकार बनती तो वो कर सकती थी। तो एक तो इसमें पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के लिए सब लोग उतावले हो रहे थे। दूसरी बात ये थी कि अभी जो चुनाव है तो हमारे देश में आप जानते हैं कि चुनाव तो वर्ष पर्यंत चलते रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे राज्य हैं और राष्ट्रीय चुनाव तो मान लीजिए 5 वर्ष में एक ही बार होता है, लेकिन राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं। तो इसका प्रभाव जब भी कभी ये गठन होता तब ये हमेशा राज्यों पर प्रभाव को लेकर के ये बात कही जाती कि राज्यों के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसको किया गया है। तो ये मान करके चलिए कि अगर राज्य के चुनाव का परिप्रेक्ष्य हो भी या नहीं भी हो, जब भी ये निर्णय होता ये बात जरूर होती कि राज्यों के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। सर, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जाति जनगणना के बाद किस तरह के सामाजिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जब ये कहा जा रहा है कि इससे नीति बनाने के साथ ही पिछड़ी जातियों के विकास में बड़ी मदद मिलने वाली है? देखिए, जहाँ तक पिछड़ी जातियों का प्रश्न है, अभी तो जो जनगणना में जो आधार लिया गया है वो जातीय आधार लिया गया है। तो ये देखना होगा कि इनमें पिछड़े, फिर अति पिछड़े, फिर उसमें भी कौन कौन सी उपजातियां निकलती हैं। तो एक तरह से ये देश में सरकारी सेवाओं के वितरण और सरकारी संसाधनों के, राष्ट्रीय संसाधनों के वितरण और उनके पुनर्निर्धारण में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इसका सकारात्मक प्रयोग करें सरकारें, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जाति जनगणना से उत्पन्न जो आंकड़े होंगे वो राजनीतिक दल अपने अपने लाभ के लिए प्रयोग करना चाहेंगे। सर, यूपी की राजनीति में जाति का फैक्टर बड़ा है। कांग्रेस की बात कर लें या फिर सपा बसपा, पहले से ही जातिगत जनगणना को लेकर मुखर रही हैं, क्योंकि सबका अपना अलग अलग वोट बैंक माना जाता है। अब इस फैसले के बाद क्षेत्रीय दलों की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जाति जनगणना के बाद एक तो जब किसी भी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों को खड़ा किया जाएगा तो वहाँ पर जाति का प्रतिशत देखा जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि अन्य जातियों को कैसे समायोजित किया जाए, ज्यादा बड़ा वोटर बैंक कैसे क्रिएट हो, इस पर भी राजनीतिक दल रणनीति बनाएंगे। राजनीतिक दल आज भी इसको सोशल इंजीनियरिंग के नाम से करते हैं। केवल उनको बड़ा स्पष्ट ऐसा डाटा नहीं मिलता जिसके आधार पर कोई निश्चयात्मक कोई ऐसी संख्या उनको मिल जाए। तो राजनीतिक दल
सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ये काम करते रहे हैं और विधानसभा क्षेत्रों में एक मोटा मोटा आंकड़ा उनको पता चल ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में जातीय जो इंजीनियरिंग है, जिसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है, वो चलती रही है। अब ये बात है कि अब ये सरकारी आंकड़ों में आ जाएगी और फिर सरकारी आंकड़ों में आने के बाद राजनीतिक दल अपनी योजनाओं को, अर्थात प्रत्याशियों को विधानसभा क्षेत्रों में खड़े करने अथवा प्रत्याशियों को लोकसभा क्षेत्रों में खड़े करने में इस गुणा गणित का ध्यान जरूर देंगे। जैसा मैंने कहा कि सरकारी योजनाओं के वितरण में, राष्ट्रीय संपदा के वितरण में, मतदान में और इसी तरह से मतदान के साथ साथ चुनावों में प्रत्याशियों के चयन में, ये सब का बहुत बहुमुखी प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाला है। लेकिन सर, अगर भाजपा की बात कर लें, सत्ता में भी पार्टी है, और राजनीति की बात करें तो कहा जाता है कि उसने योजनाओं से एक लाभार्थी वर्ग खड़ा कर लिया है। राष्ट्रीयता की राजनीति से जाति वाले जाल को भी भाजपा ने तोड़ा है। फिर भी जातियों के प्रभाव को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किस तरह के प्रभाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश या भारत की बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो एक लाभार्थी वर्ग तो भाजपा ने ही नहीं, मेरा अंदाजा है कि स्वतंत्रता के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपने लाभार्थी वर्ग क्रिएट किए, जिनके कारण उनका राजनीतिक अस्तित्व बना रहा। यहाँ पर उल्लेखनीय बात ये होगी कि अब हम किस तरह से सरकारी योजनाओं, राष्ट्रीय स्रोतों का पुनर्वितरण करें कि जो वंचित हैं उन तक लाभ पहुँचे। ये एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के लिए एक लक्ष्य संविधान में भी दिया गया है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका एक तरह से पुनरावलोकन होगा और यह भी निर्धारित किया जाएगा कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने समर्थकों का विस्तार करना चाहेंगे तो वो क्या लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं अपने समर्थकों को, या फिर अन्य लोग जो समर्थक नहीं उनको अपने छत्र के नीचे लेने में क्या करते हैं, ये तो समय ही बताएगा। परंतु ये जरूर कहा जा सकता है कि जातीय जनगणना से हमारे राजनीतिक व्यवस्था पर एक व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। जाति जनगणना के बाद कहा जा रहा है कि आबादी का असर ज्यादा होगा, यानी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसका असर आरक्षण की बात कर लें, नौकरियों की बात कर लें, नीतियों के निर्धारण की बात कर लें, या फिर राजनीतिक पार्टियों की घोषणा पत्र की बात कर लें, उसमें किस तरह का असर आप देखने को पाते हैं? देखिए, कहीं न कहीं हमने ये देखा अभी भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कि जो लोग वंचित थे और अन्य धर्मों से भी थे, उनको भी ओबीसी का प्रमाण पत्र देकर के आरक्षण दिया गया। तो ये भी एक बात है कि क्या संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, और ये भी एक विचार करने का होगा कि जो आबादी है वो कौन सी आबादी हम चुनते हैं जिसकी संख्या भारी होगी, और फिर क्या हमारे पास उतने स्रोत हैं कि हम आबादी के अनुपात में आवंटन कर सकें। लेकिन ये वास्तव में जमीनी हकीकत में किस तरह से परिवर्तित होगा, क्या हमारे देश में उस अनुपात में सेवाएं देने, लेने, आवंटित करने, आरक्षित करने की व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। सर, इसी में छोटा सवाल और जोड़ूंगा। हमने आरक्षण की बात की तो ये भी देखने को मिला कि कई राज्य अपने यहाँ आरक्षण का प्रसार कर चुके हैं। ये बात कही जा रही है कि उसकी लिमिट बढ़ाई जाएगी, कोटा के अंदर कोटा भी देने की बात हो रही है। तो आपको लगता है कि जब जातिगत जनगणना सामने आएगी तो इस तरह की राजनीति या आरक्षण पे इस तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इसमें इसका एक पहलू होगा कि जातीय जनगणना के बाद जैसा देखिए हमने देखा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर है। भविष्य में जातियों और उपजातियों की पहचान करके ये देखा जाएगा कि क्या आर्थिक आधार ले लिया जाए क्या। जैसा हमने देखा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का आरक्षण वर्तमान सरकार ने पूर्व में किया और संविधान में संशोधन किया। तो जाति आधार लेने के बाद जातियों में भी जो क्रीमी लेयर है उसको बाहर करके जातियों में जो वंचित लोग हैं उनको व्यवस्था का लाभ देने का एक प्रयास जरूर मुझे लगता है कि भविष्य में सरकारें करेंगी, क्योंकि देश एक लोक कल्याणकारी राज्य है। अब ये योजनाएं किस तरह से बनेंगी और ये किस तरह से लागू होंगी और इसका देश पर जो प्रभाव आएगा वो दीर्घकालिक होगा। उस प्रभाव को कुछ वर्षों तक प्रभाव देखने के बाद ही उसका आकलन किया जा सकता है। परंतु ये अवश्य है कि जातीय जनगणना से लोक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ने और वंचित, अति पिछड़ा या आर्थिक रूप से अत्यंत निर्बल लोगों के लिए कुछ कार्य करने के लिए आंकड़े अवश्य सरकारों के पास हो जाएंगे। बिल्कुल सर, आकाशवाणी से बात करने के लिए, जातिगत जनगणना पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद शैलेंद्र जी। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना इस बार जनगणना के साथ ही जाति गणना कराए जाने के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पर राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।